नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर में आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसके जो क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे उसका एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में उसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखने वाले हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी अदर जो शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो जल्द ही अब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है लेकिन कल से टाइम टू टाइम अपलोड किया जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और बने रहिए चैनल से। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत जो है ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था। तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश शासन है उसने इसे अपने ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने अंडर में इसको भारत को ले लिया था, जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में जो यहाँ का शासन चल रहा था उसे वो अपने अंडर में ले लिया था। और यह कब लिया गया था? तो 1858 का जो ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसमें लिया गया था। चलिए इससे संबंधित जो अधिनियम था उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1858 उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन क्षेत्र और राजस्व संबंधित अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था। इस अधिनियम के तहत भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था, यानी उसके अधिकार छीन लिए गए थे। अगला है, इस अधिनियम के तहत निदेशन मंडल और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा की स्थापना की गई थी। साथ में इस अधिनियम के तहत पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार प्रणाली और चूक का सिद्धांत खत्म कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस विकल्प का पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम नहीं है। यानी कि हमें बताना था कि वैसा विकल्प पहचानना था जो भारत में वास्तविक मौसम नहीं है। तो ये पश्चिमी मौसम होगा। आप मैप पे देख सकते हैं, क्योंकि भारत में हमको पता है कि 4 प्रकार के मौसम होते हैं। शरद ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, वसंत होता है और सर्दी होता है, जो कि सूर्य के संबंध में पृथ्वी की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि ये मौसम बनते हैं। आप मैप में इसको देखिएगा तो मैप में देखिए, ये आपका भारत का मैप है और इसमें चूँकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह की हवाओं की वजह से मानसून आता है। एक तो आता है आपका ये ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है और ये वेस्ट है। तो जो साउथ और वेस्ट से जो हवाएं हमारे देश में इंटर करती हैं इक्वेटर की तरफ से, जो वाटर वेपर को लेकर आती हैं, इनके वजह से भारत में मानसून आता है। और साथ में बांग्लादेश की तरफ से, यानी जो ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो हवाएं इंटर करती हैं वो हमारे तरफ नॉर्दर्न इंडिया में भी यहाँ से भी कुछ मौसमी हवाएं जो इंटर करती हैं उनकी वजह से भारत में मानसून आता है। लेकिन जो सेंट्रल एशिया की तरफ से जो हवा आती है, यानी वेस्ट की तरफ से जो हवाएं आती हैं, उनकी वजह से भारत में मानसून नहीं आता है। और यही ऑप्शन में दिया गया था कि किन हवाओं की वजह से या फिर किन की वजह से भारत का वास्तविक मौसम नहीं है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवाएं आती है ये मानसून लेकर नहीं आती हैं, इनकी वजह से बारिश नहीं होता है। तो बारिश जो होगा वो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है साउथ वेस्ट वाली जो हवाएं आती हैं वो, और जो बे ऑफ बंगाल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है उसके वजह से जो मौसम बे ऑफ बंगाल में जो आपका डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है उसकी वजह से मानसून आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी मौसम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य इसमें से पूछा गया था। तो गोवा का जो लोक नृत्य है वो एक फुगड़ी है। यह कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा में होता है। एक घोड़े मोडनी है, यह योद्धा लोक नृत्य का एक रूप है जो सिग्मो के दौरान बिचोमिल में इसे किया जाता है। और एक गाफ डांस है, यह भी सिग्मो त्यौहार के दौरान ही किया जाता है और यह नृत्य फसल कटने के बाद मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में यह मनाया जाता है। अब कुछ हम अन्य उत्सव देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? तो बोरीबुट, मयोको, द्री, पोंगट्टू, लोसार, मोनपा उत्सव, ये सब मनाए जाते हैं। आपका कल का एग्जाम में लोसर त्यौहार के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये अम्बुबाजी है, भोगली है, बिहू है, वैसागु है, देहंगी है और पटकाई है।
मिजोरम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये आपका चापचर कुट महोत्सव है। नागालैंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो यहाँ आपका हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, त्युस्केन्यू है, सैक्रिनी है। और मेघालय में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा योगेक्रम त्यौहार, खासी त्यौहार, वांगला। और मणिपुर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका युसांग, पुराग, चवांग कुटी। इसी तरह हम देखते हैं त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे खारची पूजा फेस्टिवल मनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर मैच का सेलिब्रेशन किया था? तो ये आपका इन्होंने किया था लॉर्ड्स में किया था, लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार कर मैच का सेलिब्रेशन किया था। यह 2002 में फाइनल में हुआ था। सौरव गांगुली की एक पुस्तक है जो कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है, उनकी आत्मकथा है जो कि सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेल के बाद 1947 में कौन भारत का वायसराय बना था? तो लॉर्ड माउंटेन बने थे इनके बाद यहाँ के वायसराय। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और उन्होंने 1947 से 1948 तक इस पद पर काम किया और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल पद, ये तो आपको बताया जा चुका है। भारत का जो नाम बदल कर क्या कर दिया था, जो गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत के प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले जनरल गवर्नर विलियम बेंटिक थे। साथ में वॉरेन हेस्टिंग जो थे वह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि आपका 1773 से 1785 तक थे। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट जो था वो आपका महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल के पहले गवर्नर अगर पूछा जाए पहला गवर्नर तो वो आपके कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किताब अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो 3 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से जो तीनों किताब अरविंद अडिगा का था, बाकी एक नहीं था। तो जो अरविंद अडिगा के द्वारा किताब लिखा गया उसे हम देख लेते हैं। पहला उनका किताब है द व्हाइट टाइगर, जिस पे इस उपन्यास पे उन्हें मैन बुकर प्राइज भी दिया गया था 2008 में। दूसरा है लास्ट मैन इन टावर। तीसरा है बिटवीन द असैसिनेशन। और उसके बाद चौथा इनका बुक है एमनेस्टी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे किस कारण खत्म हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में लंबे समय तक डूबे रहने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे जड़ की कोशिकाएं मर जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैलमांडर और घरेलू छिपकली में अंतर उनके निवास स्थान के अलावा क्या है? देखिए, तो सैमेंडर आमतौर पर कहाँ रहते हैं? ये पानी के पास रहते हैं या नमी वाले आवास में रहते हैं, जबकि छिपकली जो होती है पूरी तरह से स्थलीय होती है। ये अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह भारत में कामकाजी आबादी का गठन करता है? तो भारत में जो कामकाजी आबादी है इसकी आयु जो है वो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर जो था वो नक्शबंदिया नेता ख्वाज उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और भारत में मुगल साम्राज्य का यह संस्थापक था जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। उन्होंने बाबर जो है अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तजु की बाबरी लिखी है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों की आवश्यकता होती है? तो कोई भी पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी तभी उसे मान्यता मिलता है जब वह कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करती है। पहला जो है आपका, यदि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कुछ क्राइटेरिया है उसे अगर वह फॉलो करती है, उसे अगर पूरा करती है शर्तों को, तो वह भारत की राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। पहला है कि यदि पार्टी जो होगी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% यानी कम से कम 11 सीटों पर जीती होनी चाहिए, या फिर लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों में से 6% मत प्राप्त करती है और यह किसी भी राज्य या राज्य से लोगों के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है, या कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। अगर वह 6% मत प्राप्त करती है या फिर किसी भी राज्य में के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक गेज की लंबाई क्या है। ब्रॉड गेज जो है उसमें रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी होती है। तो इस चूंकि हम जानते हैं कि भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। पहला है आपका बड़ी लाइन, दूसरा मीटर लाइन, तीसरा छोटी लाइन और चौथा है मानक गेज। तो ब्रॉड गेज की लंबाई पूछी गई है, तो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है वो 12.8 मीटर होता है। कितना होता है? 12.8 मीटर। और इनके बीच पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए ब्रॉड गेज जो है इनके बीच पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि दो ट्रैक रेल के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये आपका ब्रॉड गेज में होता है 1.676 मीटर, मीटर गेज में होता है 1 मीटर और नैरो गेज में होता है 0.762 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि डेफिसिट सामान्यतः किसका उदाहरण है। तो डेफिसिट जो सामान्यतः घाटा का उदाहरण है या हानि या कमी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध नर्तक युगल, कमलनी अस्थाना और नलिन अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये कथक के लिए दिया गया था दोनों को, और ये दोनों बहनें हैं। भारत के राष्ट्रपति ने नलिन कमलनी अस्थाना युगल इनको कथक के लिए और आर मुथुकन्नमल सादिर के लिए, पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी के लिए को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कमल नयनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली ये दोनों हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। यह जो पीएम स्वनिधि निधि योजना है, स्वनिधि योजना है, यह केंद्रीय क्षेत्र को माइक्रो क्रेडिट योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ खेला गया था। तो 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 7वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टूर्नामेंट था, जिसे 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त राज्य अरब अमीरात और ओमान में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो कि आपका अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा है। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका टीके रंगराज सीपीएम के पूर्व टीके रंगराजन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि आपका सीपीएम के पूर्व राज्य सांसद रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु क्या है। तो ये सबको पता है, कितना वर्ष है? 18 वर्ष है, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग है। राजन और साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है। तो ये बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने के जो संस्थापक थे वो जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज माने जाते हैं। बनारस घराने से जुड़े गए कुछ कलाकारों के नाम हम देख लेते हैं। तो एक है अनोखे लाल मिश्रा, समता प्रसाद, ननहुक महाराज, किशन महाराज, प्रकाश महाराज, आशुतोष भट्टाचार्य, चंद्रनाथ शास्त्री, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित बलदेव सहाय, विशाल कृष्ण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिदरा फोर्ट का आकार कैसा है। तो ये समचतुर्भुजाकार है। तो आप वीडियो को सही से एक बार और देख लीजिए, इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया था फेस्टिवल के बारे में, तो वो कल के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में लोसर फेस्टिवल पूछा गया था और इसमें आपका हॉर्नबिल उत्सव पूछा गया है, यानी कि अगले दिन भी इसमें से कोई ना कोई फेस्टिवल पूछा जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।